आज हम लोग पढ़ेंगे स्पाइरल मॉडल क्या होता है। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था वाटर टाइप मॉडल क्या होता है और आज पढ़ेंगे स्पाइरल मॉडल क्या होता है। ये भी HDLC का एक मॉडल है। तो बहुत ही सिंपल सा तरीके से बताऊंगा, शुद्ध हिंदी में बताऊंगा और एक बार देखोगे वीडियो को आसानी से याद हो जाएगी। यूट्यूब पे इतनी अच्छी वीडियो नहीं मिलेगी। मैंने बहुत सारी वीडियो देखी, कुछ भी पढ़ा रखा है, बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, बहुत अच्छी खासी व्यू है, बट बहुत ही गलत पढ़ाया है। तो इस वीडियो में हम लोग देखते हैं और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। स्पाइरल मॉडल, हमें कोई भी मॉडल का हम लोग यूज़ क्यों करते हैं? सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए सबसे पहले। तो किसी भी सॉफ्टवेयर को डेवलप करने का अलग अलग मॉडल का अलग अलग फेज होता है। यहाँ पे 4 फेज दिया हुआ है। कौन कौन सा? पहला है ऑब्जेक्टिव, डिटर्मिनेशन एंड आइडेंटिफाई अल्टरनेटिव सॉल्यूशन। यहाँ पे क्या करते हैं, इसमें क्या करते हैं, कोई भी सॉफ्टवेयर बनाना है, कोई भी प्रोग्राम बनाना है, कोई भी एक अच्छा सा किसी भी कंपनी के लिए कोई सॉफ्टवेयर बनाना है, तो सॉफ्टवेयर डेवलपर पहले क्या करेगा, या प्रोग्राम मैनेजर जो भी होगा वो क्या करेगा, आइडेंटिफाई करेगा ऑब्जेक्टिव या उसके सॉल्यूशंस को देखेगा डेटा को गैदर करने के बाद कि क्या वो तरीका उस प्रोजेक्ट को करने के लिए सही है या नहीं, या किसी और भी तरीके से ईजी तरीके से उस प्रोजेक्ट को बनाया जा सकता है। ठीक है, तो पहले पेज में यही करते हैं, ऑब्जेक्टिव डिटर्मिनेशन। वो जो प्रोजेक्ट है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है, उसका एक अल्टरनेट सॉल्यूशन भी खोजना होगा। अगर कोई सस्ता तरीका मिल जाएगा तो उस तरीके का वो करेंगे, महंगे वाले तरीके के नहीं करेंगे। तो पहला वाला पेज बस इतना ही करता है। दूसरा वाला पेज क्या करेगा, आइडेंटिफाई एंड रिस्क रिसॉल्व। एक पॉइंट और बनता है, स्पाइरल मॉडल को हम लोग रिस्क एनालिसिस मॉडल भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे मेजर रिस्क को चेक किया जा सकता है। बहुत बार क्वेश्चन में पूछा जाता है रिस्क एनालिसिस मॉडल कौन सा है, सबसे अच्छा कौन होता है, तो स्पाइरल होता है। मेटा मॉडल, मेटा मॉडल, क्योंकि मेटा मॉडल इसीलिए हम लोग इसे कहते हैं क्योंकि बहुत सारे मॉडल को मिलके ये बनाया होता है स्पाइरल मॉडल। वाटर टाइप मॉडल को, प्रोटोटाइप मॉडल को, यानी बहुत सारे मॉडल्स का ये मिश्रण होता है, तो इसीलिए हम लोग इसे मेटा मॉडल भी कहते हैं। ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। तो सेकेंड वाला जो फेज है, पहला फेज क्या है, ऑब्जेक्टिव आप लोगों ने पढ़ लिया। दूसरा वाला जो फेज है, आइडेंटिफाई एंड रिसॉल्व रिस्क। सेकेंड फेज से ही हम लोग रिस्क मतलब कि रिस्क को रिसॉल्व करने लगते हैं। ठीक है, तो देखते हैं कि कॉस्ट सही है क्या नहीं। कॉस्ट सब कुछ सही था तो प्रोजेक्ट बनाना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, रिस्क मैनेजमेंट चेक करते हैं कि जो प्रोजेक्ट हम लोग बनाएंगे या बना रहे हैं उसमें कोई रिस्क तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, वो हम पे चेक करेंगे। प्रोटोटाइप्स का मतलब ही होता है प्रोजेक्ट बनाने से पहले एक छोटा सा प्रोजेक्ट बना के देखते हैं, प्रतिरूप कहते हैं उसे हिंदी में। एक छोटा सा प्रोजेक्ट बना के देखेंगे कि वो सही तरीके से काम कर रहा है क्या नहीं, ठीक है, या उसको नेक्स्ट लेवल पे बनाना, बड़ा बनाना सही होगा क्या नहीं। तो सेकेंड फेज में क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है, और रिसॉल्व रिस्क को भी रिसॉल्व करने का कोशिश करते हैं। उसके बाद आता है थर्ड फेज। क्या आता है थर्ड फेज, डेवलप नेक्स्ट वर्जन ऑफ द प्रोजेक्ट। थर्ड वाला फेज सबसे मेन फेज होता है। यहाँ पे हम लोग प्रोजेक्ट को डिज़ाइन करते हैं। डिज़ाइन में लोग चेक करते हैं कि हार्डवेयर कौन सा यूज़ करेंगे, कौन से सस्ते हार्डवेयर का यूज़ करेंगे जो कम दाम में प्रोजेक्ट बन के तैयार हो जाए। कोडिंग करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, अलग अलग कोड का यूज़ करेंगे, छोटे छोटे कोड का यूज़ करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, सारे कोड को एक मतलब कि इंटीग्रेशन करना, मिलाना, जोड़ना, अलग अलग फेज़ों को अलग अलग मॉड्यूल को जोड़ेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। उसके बाद टेस्ट करते हैं कि वो जो प्रोजेक्ट बना है वो सही तरीके से बना है क्या नहीं। उसके बाद क्या करते हैं, इम्प्लीमेंटेशन कर देते हैं। क्या करते हैं, मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ, उसे इम्प्लीमेंटेशन कर देते हैं। तो डिज़ाइन, कोड, इंटीग्रेशन, टेस्ट, इम्प्लीमेंटेशन, ये आपका थर्ड फेज में होता है। ध्यान से इस फोटो को लिख लो, ये वाली फ़ोटो बहुत सारे बुक्स में नहीं मिलेगी, ठीक है। और जो फाइनल जो आपका प्रोजेक्ट बन के आता है जो आपको वो फोर्थ फेज में आता है, रिव्यू एंड प्लान फॉर नेक्स्ट फेज। यहाँ पे रिव्यू एंड प्लान फॉर नेक्स्ट फेज इसलिए इसको यहाँ पे इसलिए कहते हैं क्योंकि जो फाइनल फेज में जो प्रोजेक्ट बन के आता है, हो सकता है प्रोजेक्ट सही तरीके से नहीं बना हो या उसमें कुछ अपडेट की रिक्वायरमेंट होती है, तो कस्टमर को चेक करने के लिए दिया जाता है कि हाँ भाई आप चेक करके देखो कि वो प्रोजेक्ट सही तरीके से काम कर रहा है या नहीं। अगर नहीं काम करेगा तो नाम ही है स्पाइरल, फिर से प्रोजेक्ट घूमेगा, फिर से ये जो फेज है वो फिर से मूव करेगा, वो फिर से पेज घूमेगा, ठीक है। तो जब तक कस्टमर का सेटिस्फेक्शन नहीं होता, जब तक मैनेजर का सेटिस्फेक्शन नहीं होता, ये फेज घूमते रहेगी। इसीलिए इसका नाम है स्पाइरल मॉडल, ठीक है। बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने बताया, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे पढ़ेंगे क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है,
क्यों इसका यूज़ कभी कभी नहीं करना सही होता है। ठीक है, बहुत अच्छा मॉडल होता है स्पाइरल। थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, वीडियो को पॉज करके इस फोटो को नोट कर लेना, पिक्स को नोट कर लेना। इस वीडियो में आपको सारी डाउट भी क्लियर हो जाएगी, आपको नोट्स भी मिल जाएगी। ठीक है, अब आते हैं स्पाइरल मॉडल का हम लोग यूज़ क्यों करते हैं। डायनेमिक प्रोजेक्ट के लिए यूज़ किया जाता है। और पिछला वाला जो मॉडल था आपका वाटरफॉल मॉडल, वो स्टैटिक, मैंने बोला था स्टैटिक में ज़्यादा यूज़ करते हैं। इसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट में यूज़ किया जाता है। रियल टाइम जो प्रोजेक्ट होते हैं, कोई डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट होता है, R&D वाला प्रोजेक्ट है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट है, उसमें हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने 4, व्हेन प्रोजेक्ट की डायनेमिक कहाँ यूज़ होता है, डायनेमिक में यूज़ होता है। व्हेन रिक्वायरमेंट आर कॉम्प्लेक्स जहाँ पे बहुत जटिल प्रोजेक्ट होते हैं वहाँ पे हम लोग इसका यूज़ करते हैं। हाईली बहुत कॉस्टली प्रोजेक्ट में यूज़ करते हैं। प्रोजेक्ट जहाँ डायनेमिक होता है वहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं। एडवांटेज, ठीक है, रिस्क बहुत कम होता है। मल्टीपल प्रोजेक्ट को, मतलब बहुत बड़े बड़े डायनेमिक प्रोजेक्ट को एक साथ, जो प्रोजेक्ट हमेशा चलता आता है, रियल टाइम में प्रोजेक्ट में जो चलता आता है, उसमें हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं। ठीक है, डिसएडवांटेज क्या है, बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। ठीक है, हमेशा रिस्क एनालिसिस की ज़रूरत पड़ती है तो महंगा हो जाता है। ठीक है, डज नॉट वेल, मतलब इस छोटे प्रोजेक्ट के लिए नहीं होता है। हमेशा बड़े कोई छोटे प्रोजेक्ट के लिए कैसे होगा, बहुत महंगा होता है, बहुत महंगा होता है, तो छोटा वाला प्रोजेक्ट इसे यूज़ नहीं कर पाएगा। तो ये भी इसका डिसएडवांटेज हो गया। ये कुछ नोट्स है जो मैंने 4 पेज पढ़ाया है। वीडियो को पॉज करके आप इस नोट्स को लिख सकते हो। ठीक है, तो मैं फिर से बोल रहा हूँ, बहुत ही सिंपल सा फेज होता है स्पाइरल मॉडल। वाटरफॉल मॉडल में जो भी कमी थी, प्रोटोटाइप मॉडल में जो कमी थी, उस कमी को दूर करने के लिए स्पाइरल मॉडल को बनाया गया। इसे मेटा मॉडल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मेटा मॉडल। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो जल्दी मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।